जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। बच्चों लास्ट क्लास में फिजिक्स में क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को उठा के रख दिया था और ये चेक किया था उसके ऊपर आखिर कितना टॉर्क लगता है। आया। इसके अलावा मैंने तुम्हें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा दिया था, याद है? भूल गए? अरे फ्लक्स फ्लक्स फ्लो 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 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds, याद है कि नहीं? और डॉट हटाओगे तो E ds cos थीटा बन जाएगा। बच्चों यहाँ पर थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। आया ना? क्या हम इस पर चर्चा कर चुके हैं? बच्चों मुझे एक बात और बताओ, अगर मान लो ये एक प्लेन सरफेस एरिया है, समझ गए ना, ऐसे ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो फ्लक्स कितना हुआ? इस पे चर्चा हो चुकी है ना। मतलब ये मेरा एक प्लेन सरफेस है और ये पैन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स कितना हुआ? वही कंडीशन है ना ये। क्यों? अब तुम ये कहोगे कि सर इसका एन कैप ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों के बीच में थीटा 90 है, थीटा 90 यहाँ डालेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सही है, पर कॉमन सेंस भी तो लगाओ यार। इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक उस प्लेन को परपेंडिकुलरली नहीं क्रॉस करेगा, फ्लक्स कैसे बनेगा? समझ गए ना? और यह तो बिल्कुल ही पैरेलल चला गया, उसको क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो फ्लक्स वैसे भी क्या होगा? 0। सबको समझ में आ गया? तो अगर इतनी कहानी तुम लोगों को समझ में आ चुकी है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉस थ्योरम का प्रूफ, कूलम्स लॉ को भी हम प्रूफ करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग गॉस थ्योरम के ऊपर कोई ना कोई एप्लीकेशन भी करके देखेंगे। सबको समझ में आ गया? करें शुरू? तो बच्चों बोर्ड पे ध्यान बनाए रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? गॉस थ्योरम। जब मैं ये थ्योरम यहां पे लिख दूंगा ना, उससे तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये थ्योरम तुम्हें अभी फिलहाल रटनी है। जब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे, जब इससे कूलम्स लॉ प्रूफ करेंगे और जब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तब जाके समझ में आएगा गॉस थ्योरम है क्या। ठीक है? तो गॉस थ्योरम क्या है बच्चों? Gauss theorem states that total electric flux through any closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? वो ये कह रहा है कि जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? अच्छा, ये तो पता होगा ना, E डॉट ds के इक्वल हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ये तो पढ़ चुके हो, ये तो पुराना मेथड है। गॉस थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना है तो E डॉट ds को इंटीग्रेट मत करो, बल्कि सीधा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दो। ये रहा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, किससे? टोटल चार्ज जितना भी क्लोज सरफेस में इंक्लोज है, और मान लेते हैं वो है Q। तो phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? यही है गॉस थ्योरम। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर अगर इतनी छोटी सी चीज गॉस थ्योरम है, तो ये लंबी लंबी लाइनें क्या है? पढ़ लेते हैं एक बार। It states that total electric flux through any closed surface is this times
1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। ये closed surface दो बार आ गया, यही दिक्कत पैदा कर रहा है ना। कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी चीज है बच्चों। पता है क्या करते हैं, ये क्लोज सरफेस दरअसल गॉसियन सरफेस है। क्या है? गॉसियन सरफेस। इसके बारे में भी बता देता हूं। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड, आजू बाजू एक नकली का हाइपोथेटिकल इमेजिनरी क्लोज सरफेस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अब कैसे बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, वो थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा चालाकी से काम करना होता है। और जब हम वो क्लोज सरफेस बना देंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के बाहर जाएगा परपेंडिकुलरली, पक्का। तो उससे हम लोग फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? अभी ऐसी चीजें समझ में नहीं आएंगी जब तक मैं तुम्हें करके नहीं दिखाऊंगा ना एप्लीकेशन या कोई डेरिवेशन, तब तक मजा नहीं आएगा। पर अभी ऐसे समझो, मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। बच्चों एक बात बताओ, फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स, सारा काम फ्लक्स का है। गॉस थ्योरम ही फ्लक्स फाइंड करने के लिए यूज हो रही है, फाई ई। तो भैया फ्लक्स तो तभी बनेगा ना जब किसी प्लेन एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करके जाएगा, हाँ या ना? अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हुआ? यहां फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल तो रहा है, जा तो रहा है, लेकिन किसी प्लेन एरिया को क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलरली नहीं। लेकिन अगर मैं दिमाग लगाकर चालाकी से इसके अराउंड एक स्फीयर बना दूं बच्चों, क्या बना दूं? एक ऐसा स्फीयर जिसके सेंटर पर ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो चेक करो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी निकल के जाएगा इस स्फीयर को परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जाएगा, हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो, हाँ या ना? तो क्या यहाँ पे फ्लक्स फाइंड कर सकते हो? हाँ, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर करके जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो इमेजिनरी चालाकी से हमने स्फीयर चुना है ना, इसी को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। अब बताओ गॉसियन सरफेस क्या है? व्हाट इज गॉसियन सरफेस? इट इज अ क्लोज्ड सरफेस chosen cleverly around any point charge, line charge, surface charge और volumetric charge, so that electric field lines passes through it perpendicularly so that electric field lines passes through it perpendicularly and it will be easy to find flux, ताकि फ्लक्स फाइंड करना आसान हो जाए। समझ में आ गया? जैसे मान के चलो बच्चों, अगर पॉइंट चार्ज है तो आप इसके अराउंड कौन सा गॉसियन सरफेस लोगे? अरे बोलते क्यों नहीं? अभी बना के तो दिखाया था। अगर बच्चों मान लो लाइन चार्ज है तो इसके अराउंड कौन सा गॉसियन सरफेस लोगे? दिमाग लगाओ, ये एक लाइन चार्ज है, मतलब यहां से एक लाइन जा रही है, इसके अराउंड कौन सा सिमेट्रिक रहेगा? ठीक है। So that electric field line passes through it perpendicularly and it will be easy to find flux. हाँ, तो इसके अराउंड लोगे सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर, समझ गए? तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं, उसके अराउंड आपको कौन सा सरफेस लेना है, उससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जितना ज्यादा सिमेट्रिक रहेगा ना गॉसियन सरफेस, उतना कैलकुलेशन आसान हो जाती है। वैसे बाय द वे, आप किसी भी चार्ज के अराउंड
कोई सा भी गॉसियन सरफेस ले लो, आंसर सेम ही आता है। मतलब अगर मैं पॉइंट चार्ज के अराउंड क्यूब ले लूं तो आंसर सेम ही आएगा, स्फीयर ले लूं तो सेम ही आंसर आएगा। इसका मतलब एनी गॉसियन सरफेस around any charge object will give same flux या आंसर। ये बात समझ गए? और एक मजे की बात बताऊं, ये जो गॉस थ्योरम है ना, इसमें लिखा जरूर है कि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए किया जाता है। मेरी बात समझ में आई? गॉस थ्योरम जो है वो लिखा तो उसमें ये है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? अभी जब इस पर एक एप्लीकेशन करूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? गॉस थ्योरम समझ में आ गया? गॉसियन सरफेस समझ में आ गया? क्यों ना गॉस थ्योरम को एक बार प्रूफ करके देखें, तभी तो समझ में आएगा भाई वो सही भी है गलत है। मतलब हमको तो फ्लक्स फाइंड करना तभी आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट डीएस किया जाए, मतलब ईडीएस कॉस थीटा, और उसका इंटीग्रेशन किया जाए, हाँ या ना? और ये कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, बल्कि सीधा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस लिख दो। वो जो भी क्लोज सरफेस है ना, उसके अंदर जितना भी चार्ज है इनक्लोज्ड, उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट से, फ्लक्स आ जाएगा। ये ऐसा बोल रहा है। क्या ये प्रूफ करना जरूरी है? हाँ, तो चलो भाई पढ़ते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ करते हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले मुझे ये बताओ, अगर आप जिस चीज को प्रूफ कर रहे हो क्या आप उसका यूज कर सकते हो? मतलब मैं जो भी डिराइव करूंगा या जो भी लिखूंगा, क्या मैं इस स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अरे आप जिस चीज को प्रूफ कर रहे हो वो थोड़ी यूज कर लोगे, वो तो लाना है आपको प्रूफ करके। तो एक काम करते हैं बच्चों, मैंने एक काम किया ये कि मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है, इसका नाम है प्लस क्यू, और इसके अराउंड मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया। समझ में आ रहा है? पहले मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, इसका नाम है प्लस क्यू, और इसके अराउंड मैंने क्या बना दिया? एक गॉसियन सरफेस। समझ में आ गया सबको? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, लेट देयर इज अ चार्ज प्लस क्यू situated at the center of a Gaussian surface of sphere of radius r। कोई दिक्कत? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा इसका रेडियस में कितना ले रहा हूं? r। तो सारे स्टेटमेंट नहीं लिख सकते बच्चों, s को लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मैंने कितना ले लिया? s। यहां लिख दूं, इसका टोटल सरफेस एरिया s है। अगर r क्या हो गया? रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे ये बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ आएगा? बाहर जाएगा तो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलरली पास करेगा, हाँ या ना? तो इतनी सारी लाइनें तो मैं बनाऊंगा नहीं, तो मैंने यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बाहर ऐसे बना दी, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर लिख देता हूं, व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
चार्ज प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, ये इसके सरफेस पर किसी ना किसी पॉइंट को तो क्रॉस करके जा रहा होगा। ये समझ में आ रहा है? ये जो बड़ा सा स्फेयर है, इस स्फेयर के ऊपर कोई मैंने एक छोटा सा सरफेस काटा और इसका एरिया है ds, इसी को तो पार करके जा रहा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस को ही तो पार करके जाएगा कहीं ना कहीं से। तो जिस पॉइंट पे पार करके जा रहा है मतलब छोटा सा एरिया ले लिया जिसका नाम है ds। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बच्चों? एरिया वेक्टर भी बाहर ही होगा, बोलो हाँ। तो बच्चों थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यहां तक सबको समझ में आ गया? ds क्या है? स्मॉल एरिया। अगर मैं ds के साथ n कैप भी लगा दूं, क्या बन गया? एरिया वेक्टर। बच्चों थीटा कितना है? 0 डिग्री। सही है। अब मुझे ये बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। अगर छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स आएगा, आएगा, टोटल थोड़ी ना आएगा। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, या एक काम करो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे फाइंड कर रहा हूं, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे ये बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट ds। और ये छोटा सा ds लोगे तो फ्लक्स भी छोटा सा ही आएगा। सही है। अगर आपको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो क्या करोगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे। तो अगर मैं डी फाई का इंटीग्रेशन कर दूं, लाइन इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा? टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा E डॉट ds cos थीटा को, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना हो गया? E तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा किसका? ds का। बच्चों ds छोटा सा, ये जो ds है इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? फाई E इज इक्वल टू E इंटू टोटल सरफेस एरिया। मतलब फ्लक्स का मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है? गॉस थ्योरम वाला करा है क्या? नहीं, मैं तो ये पुराना देहाती मेथड यूज कर रहा हूँ। देहाती मतलब गॉस थ्योरम नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या आता है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू पुट करना जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। सही है। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई और आर स्क्वायर गया, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या बचा? चेक करके बताओ क्या आ गया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या यही तो गॉस थ्योरम नहीं है? दिस प्रूव्स गॉस थ्योरम। तो इसका मतलब गॉस थ्योरम सही बोल रहा है। वो कह रहा है कि आपको ये सारा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज है ना, यहाँ पे जैसे प्लस क्यू था, उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो 1/एप्सिलॉन नॉट से, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में कर लेना। अब इसके बाद गॉस थ्योरम तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों गॉस थ्योरम सच में सही है और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, तो ये किसी और चीज से भी लिंक होना चाहिए, करेक्ट फिट होना चाहिए। तो क्या गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ प्रूफ किया जा सकता है? कर सकते हैं? देखते हैं भाई। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिराइविंग कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की मदद से
कूलम्स लॉ को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, पहले हमें गॉस थ्योरम को प्रूव करना था, तो हम गॉस थ्योरम यूज नहीं कर सकते थे। अब गॉस थ्योरम की मदद से कूलम्स लॉ प्रूव करना है, तो गॉस थ्योरम तो मैं आराम से यूज करूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर से एक काम करते हैं, सबसे आसान वाला केस बनाते हैं, और सबसे आसान केस यही है कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड, ये रहा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बना दिया, और जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस क्या है बच्चों, आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर ये सच में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, सेम पिछले जैसा केस है। तो इसके सरफेस पर मैंने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सरफेस काट लिया, इसका एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बाहर जा रहे हैं। ये देखो, ये रहा एन कैप और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका छोटा सा एरिया ds और टोटल सरफेस एरिया s, और थीटा कितना हो गया इस बार भी 0 डिग्री। अरे भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो। फिगर समझ में आ गया, सेम पिछले वाले जैसा है। बताओ क्यू क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड। ds क्या है, स्मॉल एरिया। ds के साथ एन कैप लगा दूं तो स्मॉल एरिया वेक्टर। देखो डेरिवेशन जब भी करते हैं ना स्कूल में, एग्जाम में, तो जो भी आप डायग्राम बना रहे हो, पहले डायग्राम बना लो साइड में जगह देख के, और वहां आप जो भी यूज कर रहे हो वो सारा आपको बताना पड़ता है। अभी पीछे मैं इससे पहले जो इरेज किया उसमें सारा मैं बता चुका हूं, और दोबारा इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये डेरिवेशन कैसे करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये सब ना लिख करके स्टेटमेंट लिखते हैं लंबे लंबे, जैसे कि let there is a positive point charge of charge plus q which is situated at the center of a Gaussian surface of radius r. Due to its positive nature, electric field is symmetrical and going outward direction which crosses the surface area as. समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें वो वर्ड्स में लिखते हैं, पर मुझे लगता है कि डायग्राम काफी चीजें समझा रहा है, और टीचर जो चेक कर रहा है उसे भी बहुत कुछ पता है, तो वो तुम्हारा मेन पार्ट देखेगा। तो इसको ऐसे लिख दो टाइम बचाने के लिए, कोई दिक्कत? थीटा यहां पर कितना बन रहा है बच्चों, 0 डिग्री। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, सही है। एस क्या है, टोटल चार्ज। ओ अबे टोटल चार्ज कौन बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ स्फीयर। और कुछ बचा है क्या, आर हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक। लिख लेना रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वगैरह वगैरह, ठीक। बच्चों सारा लफड़ा तो फ्लक्स का ही है, तो फ्लक्स फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड है। एक ई डॉट डी एस, पुराना वाला ट्रेडिशनल देहाती, मैं उसको देहाती इसलिए बोल रहा हूँ बार बार ताकि तुम्हें समझ में ये आए कि गॉस थ्योरम वाला उससे अलग है, ठीक है। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, फ्लश ही लिख दो सीधा। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और कॉस थीटा। पर आप ds लोगे तो छोटा सा फ्लक्स आएगा, समझ गए। तो टोटल फ्लक्स फाई ई फाइंड करने के लिए, क्या करो, ये स्मॉल फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन करोगे, लाइन इंटीग्रेशन करोगे डी फाई का। इसको लाइन इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलो एक ही बात है। अब पढ़ लो, डोले मत चमकाओ, 1 घंटे से कभी यूं कर रहे हो कभी ऐसे कर रहे हो। अरे मैंने भी बना के छोड़ दिए, कुछ नहीं रखा है सब में, इधर ध्यान दे लो। समझ गए ना, कैमरा घुमा दूंगा तो भी रोने लग जाओगे। ठीक है, उम्र है, सही है, छुपा के रखो, नजर लग जाएगी। दिखा रहे हो उसको, दिखा रहे हो, फिर वो पिचका के देखो मेरा टाइट हो गया, क्या मिल रहा है इससे? ठीक है, अभी क्लास के टाइम फिजिक्स पढ़ लो। काफी देर से ये दो बच्चे परेशान हैं और वो टाइट कर करके एक दूसरे को चेक करा रहे हैं। चेक कर, ये देख, दबा के देख। कुछ नहीं है, एक हफ्ता अगर डंबल ऐसे ऐसे कर लोगे ना पानी की बोतल से तो टाइट हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। और भाई बीमार पड़ता है ना इंसान, ये सब खत्म हो जाता है। तो मैंने कई बार बॉडी बिल्ड करी और कई बार बीमार पड़ा,
और वो सब ढल जाता है, मतलब नॉर्मल जो हाथों में ताकत है ना इंसान की वो उतनी रहती है। तो अच्छा खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, और इस सब में कुछ नहीं रखा। ठीक है दोस्तों, आ जाए यहाँ पे। फ्लक्स d5 हो गया, तो इधर इंटीग्रेशन जब करोगे तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, ds cos 0 डिग्री। cos 0 बच्चों एक काम करते हैं, यहीं पे 0 डाल दें, थीटा 0 है ना, तो ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यह काम करो, इसको ऐसे लिख दो, टोटल जो फ्लक्स आया ना दैट विल बी इक्वल टू E इनटू टोटल सरफेस एरिया। अब ठीक है, इक्वेशन 1 दे दूं बच्चों। टोटल फ्लक्स फाइंड करने का कोई और मेथड है आपके पास? टोटल फ्लक्स फाइंड करने का कोई और मेथड है आपके पास? हाँ है, जो भी चार्ज इंक्लोज्ड है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये किसने बोला भाई? ये अपने गॉस भैया ने बोला, गॉस थ्योरम। ठीक है, तो फाई E इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज कितना है पूरी बॉडी के अंदर, Q अपॉन में क्या आ गया, अरे ये भी तो टोटल फ्लक्स ही है और ये भी टोटल फ्लक्स है। क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल पुट कर दूं? देखें ऐसा करके, तो मैं यहां लिखता हूं पुट इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, और इसको यहां पे करते हैं जरा सॉल्व। तो ये है E इनटू टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय, अगर मैं E को यहीं रहने दूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा और बन जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय r स्क्वायर। सही है गलत है? जल्दी बोलो। अरे भाई 4 पाई ये रहा, एप्सिलॉन नॉट ये रहा, r स्क्वायर यहां कर दिया, Q को थोड़ा उधर खिसका दिया। सही है, पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कूलम्स लॉ कहां से आया? अगर मान लो मैं इसी पॉइंट ds पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर आ जाऊं जिसकी वैल्यू है Q नॉट, तब क्या होगा? मतलब इफ वी इंट्रोड्यूस अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट या ऑन द सरफेस, on this surface, then तो क्या होगा बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई। अरे F इक्वल टू Q इंटू ई तो होता है, आप जो टेस्ट चार्ज लाए हो वो Q नॉट है, तो बताना F की वैल्यू क्या आ गई, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई की ये वाली वैल्यू पुट करना, क्या आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय r स्क्वायर, और ये Q नॉट को उसके पास लिख दूं अगर, तो ये क्या आ गया बच्चों, समोसा आ गया। कौन बोल रहा है? दिस प्रूव्स कूलम्स लॉ। अबे खुद तो समोसे जैसे हो रहे। ये होता है अपना कूलम्स लॉ, समझ गए बच्चों? तो गॉस थ्योरम इसका मतलब सही है क्योंकि ये बाकी कॉन्सेप्ट के साथ ही लिंक कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे। तो क्यों ना अब हम गॉस थ्योरम के ऊपर एक एप्लीकेशन करें। देखो सारी एप्लीकेशन तो आज नहीं हो पाएंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और कल मंडे है, कल हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक एप्लीकेशन तो आज हम करके रहेंगे। तो अब हम फाइंड करने वाले हैं फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है भाई? तो मैंने क्या करा, टॉपिक समझ में आया? एक वायर है पतली सी, इनफाइनाइटली थिन, इनफाइनाइटली लॉन्ग, चार्ज उस पर यूनिफॉर्म है, उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी भी एक रैंडम पॉइंट के ऊपर। कोई दिक्कत? और इस बार मुझे इस्तेमाल करना है गॉस थ्योरम।
क्या यूज करना है बच्चों? गॉस थ्योरम, गॉस की थ्योरम। ठीक है, क्या ये टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं लग रहा? याद आया? अरे याद करो यार, मैंने एक चार्ज लाइन ली थी, फिर किसी पॉइंट पर मैंने इसको y लिया था, x पर एक छोटा सा dx, फिर नीचे फिर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। याद है? याद है? तो एक मेथड तो वो था और एक मेथड गॉस थ्योरम वाला भी है। और तुम देखना बच्चों, गॉस थ्योरम से भी सेम ही आंसर आएगा और बहुत जल्दी आंसर आएगा। तो एग्जाम में तुमको सजा धजा के काफी कुछ लिखना होगा। मैं अभी फिलहाल काम की चीज बता देता हूं। मान लो ये है वो वायर, ये बच्चों कहां से आ रही है पता नहीं, और कहां को जा रही है पता नहीं। ठीक है, इस पूरे पर क्या है? चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो सर आप हमेशा पॉजिटिव ही क्यों बनाते हो? क्योंकि पॉजिटिव वाला थोड़ा इजी रहता है, नेगेटिव वाले में फिर हर जगह नेगेटिव साइन लोगे या डायरेक्शन इनवर्ड लोगे। तो पहले समझने के लिए थोड़ा हम प्लस माइनस का चक्कर पालना नहीं चाहते, तो प्लस ही रखते हैं। ठीक है, और किसी ने मुझसे ये बोला कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे पहले मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर मान लो ये एक लाइन चार्ज है, ठीक, चार्ज वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से बाहर 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 ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे। इसके थोड़ा नीचे आऊंगा वहां पर भी बाहर, और नीचे आऊंगा वहां पर भी बाहर, और नीचे बाहर। बात समझ में आ रही है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और आगे भी आ रहा होगा, मतलब समझ रहे हो ना? समझ पा रहे हो? तो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोल दिया किसी ने। ठीक, कौन सा गॉसियन सरफेस सबसे बेस्ट रहेगा इसकी डेरिवेशन के लिए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था गॉसियन सरफेस सबसे बेस्ट रहता है। तो मैंने इसके अराउंड क्या बना दिया है? मैंने एक इतना बड़ा सिलेंडर बना दिया जिसका रेडियस ही उतना ही होगा जहां पर ये पॉइंट आ रहा था। मेरी बात समझ में आई बच्चों? मैंने एक ऐसा सिलेंडर बनाया जिसका रेडियस ही उतना आ रहा है जहां पर ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था। और मैंने गॉसियन सरफेस जो लिया है उसकी लेंथ कितनी है बच्चों? इसकी लेंथ है L। इसकी लेंथ है, जो भी आप गॉसियन सरफेस लेते हो ना उसका डायमेंशन बताना पड़ता है, रेडियस क्या है, लेंथ क्या है। तो इसकी लेंथ मैंने ले ली L। बच्चों इसका रेडियस कितना ले लिया मैंने? R, यहां से यहां तक R है, और R पक्का मैंने इसीलिए लिया होगा क्योंकि वो पॉइंट R डिस्टेंस पर आ रहा होगा। सही है बच्चों? मुझे ये बताओ यहां पर कितने सरफेस एरिया तुम्हें नजर आ रहे हैं? 3। एक तो ऊपर का सरफेस एरिया जो फ्लैट है, नीचे का फ्लैट है, और एक साइड का जो कैसा है? कर्व्ड है। समझ में आ रहा है? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा सरफेस काटता हूं जिसका नाम है ds1, इसका n कैप कहां जाएगा? ds1 n कैप ऊपर। पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। सही है गलत है? तो थीटा कितना बना? 90 डिग्री। समझ गए या समझाना पड़ेगा? नीचे भी एक सरफेस है, अगर उस पर मैं एक छोटा सा सरफेस काट लूं तो उसका n कैप कहां जाएगा? नीचे। तो ds2 n कैप नीचे जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ जा रहा है। ये रहा। तो यहां पर बच्चों थीटा कितना बना? 90 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे सिलेंडर है, ये रहा ना सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो नीचे वाला सरफेस है और जो ऊपर वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके पैरेलल हो गया ना। ये रहा प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, तो थीटा कितना हुआ? 90, क्योंकि एन कैप तो ऊपर जाएगा। तो इनकी वजह से कोई फ्लक्स जनरेट हो रहा है? नहीं। पर ये जो साइड वाला सरफेस है, इस पर अगर मैं कोई छोटा सा सरफेस करंट मतलब एलिमेंट काटता हूं, मान लो इसका नाम है ds1 n कैप, तो इसका जो n कैप है वो बाहर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां से बाहर जा रहा है। बोलो हाँ। तो थीटा कितना बना? ये है ds1, सॉरी ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है।
ये 3 है। मेरी बात सबको समझ में आई या नहीं? तो कितने सरफेस हो गए? 3। एक है ऊपर वाला फ्लैट, एक नीचे वाला फ्लैट, और एक ये पूरा कर्व S1 S2 S3। यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? तो जो भी तुमने यहाँ फिगर में यूज करा है, बनाया है, वो सारा पहले यहाँ पे उठा के लिख दो, या तो वर्ड्स में या वैसे जैसे मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमको लैम्डा गिवन दिया रहेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर। सही है गलत है? आर क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर भी लिख सकते हो या फिर गॉसियन सरफेस भी लिख सकते हो। एल क्या है? लेंथ ऑफ सिलेंडर। ds1 क्या है? यह काम करता हूं, ds1 ds2 जो है ना, इसको अलग अलग लिखने से अच्छा है बच्चों ऐसे लिख दूं, ds1 इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई? अरे ये रहा ना ds1, तो ये n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे हैं? पैरेलल है, परपेंडिकुलर। ऐसे ही ds2 नीचे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। और जो ds3 है, ds3 ये वाला, ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी यहां पर थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इन दोनों में 90 90। कोई दिक्कत? सही है बच्चों। यहां पर गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, हाँ उसी का तो एप्लीकेशन है। तो मान लो मैं लिख रहा हूं फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स हम फाइंड कर रहे हैं पहले पुराने वाले मेथड से। तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई E इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। फिर हमने देखा बहुत सारे ds है और यहाँ cos थीटा भी लगेगा, बहुत सारे ds। तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1, और E और ds1 के बीच में एंगल 90 है तो cos 90, प्लस E डॉट ds2, E और ds2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा कितना है? 90 डिग्री है, प्लस E डॉट ds3, और E और ds3 पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। कोई दिक्कत? फ्लक्स कितना आया? फाई E इज इक्वल टू, बच्चों ये कितना हो गया? ये भी अंडा, ये क्या हो गया? E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा ds3 का, और cos 0 होता है 1। कोई दिक्कत? बच्चों ds3 का जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे? ds3 मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया का टोटल एरिया। तो सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला पता है किसी को? 2 पाई RH। तो 2 पाई R L, अरे भैया इसकी हाइट L है ना, L लोगे ना, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? और बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या फाई E इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है? ये किसने बताया? देखो ये तो पुराना वाला मेथड है ना, ये वाला तो ये अपना गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ। कोई मुझे बताएगा टोटल चार्ज इसके अंदर कितना इनक्लोज है? कोई मुझे बताएगा? बच्चों हम जानते हैं लैम्डा का फॉर्मूला होता है जो भी चार्ज इनक्लोज है अपॉन जो भी लेंथ है, सही है। तो मुझे dq निकालना है, तो dl का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो जो भी चार्ज है लैम्डा इंटू dl। तो बच्चों कितनी लेंथ है इसके अंदर इंक्लूड बताओ? इसके अंदर l ही तो इंक्लूड है, तो लैम्डा इंटू l। तो टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों? लैम्डा इंटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। यानी गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स ये है, और अगर वैसे सॉल्व करोगे तो टोटल फ्लक्स ये है। क्या मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वल पुट कर सकता हूं? हाँ कर दो। पुट इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। ये रहा अपना देहाती मेथड, a इंटू 2 पाई RL, और ये रहा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बच्चों?
लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। जरा याद करो उस दिन जब हमने डिराइव किया था तब भी यही फॉर्मूला आया था, बस आर की जगह वहां पे वाई था, क्योंकि वहां पे हमने ये वाला डिस्टेंस वाई लिया हुआ था, याद है? सेम यही था। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, लैम्डा अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड्स। डायरेक्शन भी तो बताओगे ना। अगर लैम्डा लेस देन 0 हुआ तो मतलब लाइन चार्ज जो है नेगेटिव है, वो किधर होगा? ये बताने वाली बात है। और ये भी क्या बताने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा? बोलो, सब बताना पड़ेगा सर आपको। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर जो है उसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और डेरिवेशन में भी काम आएगा। जब फॉर्मूला ही नहीं आता तो डिराइव क्या कर रहे हो कैसे पता लगेगा? समझ गए? पहले फिगर, फिर टर्म्स, फिर अपनी काम की बात चालू कर दो। दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करते ही आंसर आ गया। फॉर्मूला याद कर लो। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना, ड्रॉ कर लेना, बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।